मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल यंग इंडिया में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टॉपिक जो है वो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ योर स्कूल और कॉलेज। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही ऐसा है कि सिविल सर्वेंट बनने का सपना होता है, उनका ड्रीम होता है कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको बचपन से क्लैरिटी है कि सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप अभी से स्कूल में या कॉलेज में जहाँ पर भी है अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और उसी के बारे में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अलॉन्ग विथ योर स्कूल और कॉलेज, इसी के बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हाउ टू क्रैक आईएएस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, कि आपका जैसे ही कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा है उसमें या कॉलेज के फाइनल ईयर के बाद आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो और पहले से आपकी इतनी प्रिपरेशन, इतना फाउंडेशन स्ट्रांग है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हो। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हाउ टू बिकम आईएएस ऑफिसर एट द एज ऑफ 21 एंड 22। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हर साल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 21 साल 22 साल की उम्र के अंदर आईएएस बन जाते हैं। तो कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो यार कुछ ना कुछ तो फाउंडेशन वो पहले से ही बना के रखते हैं, कुछ ना कुछ बात तो होती है। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो यार, सबसे पहले दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को देखो उससे पहले। पहली तो ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट। जिन बच्चों का ऐसा ड्रीम है कि आगे जाके आईएएस बनना है और अभी स्कूल एंड कॉलेज के अंदर है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो हमने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में और हमने कोशिश की है कि सब पॉइंट्स को कवर करें और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करें। इसलिए क्या है, दिस इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग वीडियो, थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को एक्सप्लेन करने में ताकि आपको कंप्लीट जो है गाइडेंस मिल सके। तो अगर देखिए, अगर आपको चाहिए कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ढंग से मिले तो आपको इसे अंत तक देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करें कि आप स्कूल एंड कॉलेज के अंदर कैसे तैयारी कर सकते हैं सिविल सर्विसेज की। उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आप सब लोगों को थोड़ा पैटर्न क्या होता है ना इसका, वो समझ लेते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है ना। ताकि जब फिर मैं स्ट्रेटजी बताऊँगा आपको तो वो जो है, क्यों बता रहा हूँ मैं स्ट्रेटजी और सच में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो पैटर्न को समझने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी चीज़ें करने में। सबसे पहले इस एग्ज़ाम में 4 स्टेज होते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस इन दिस एग्जामिनेशन: प्री, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू एंड मेडिकल। ये 4 स्टेज हो गए, प्री, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू और मेडिकल। ठीक है, सबसे पहले प्री होता है। ठीक है, प्री एग्ज़ाम हर साल मई जून के आसपास होता है। प्री को आप क्लियर करते हो तो फिर आप मेन एग्जामिनेशन में जाते हो, मेन एग्जामिनेशन क्लियर करते हो तो आप इंटरव्यू में पहुंचते हो और फिर जो लोग जो होते हैं ना, जो मेरिट में आते हैं उनका मेडिकल भी कराया जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है, कई बच्चे जो होते हैं ना वो मार्क्स वगैरह अच्छे ले आते हैं एंड दे कुड बी क्वालिफाइड टू गेट इन टू द फाइनल लिस्ट ड्यू टू देयर मार्क्स, बट मेडिकली क्वालिफाइड नहीं हो पाते कुछ ना कुछ, अगर उनको हेल्थ इश्यूज़ है तो हेल्थ इशू भी नहीं होना चाहिए कोई, मेडिकली आप फिट होने चाहिए। अब बात करते हैं प्री एग्ज़ाम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेज होता है जिसे बोलते हैं प्री एग्ज़ाम। इसके अंदर दोस्तों 2 पेपर होते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, दोनों ऑफलाइन पेपर होते हैं। ऑफलाइन का मतलब होता है कि पेन और पेपर जो है वो आपको दिया जाता है, एमसीक्यू होते हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इसके अंदर आपको ओएमआर सीट में गोले भरने होते हैं। ठीक है, ये प्री एग्ज़ाम होता है, 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, दोनों पेपर कौन कौन से उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। पहला पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्री से मेन में सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि ये जो पहला पेपर है जनरल स्टडीज़ का, इसी के जो मार्क्स आते हैं उसी के बेसिस पे जो होता है ना वो अगले स्टेज में आप जाएंगे। ठीक है, जो दूसरा पेपर होता है सी सेट का, उसमें केवल कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन उसके मार्क्स जो होते हैं वो अगले स्टेज यानी मेन एग्जाम में जाने के लिए डिसीजन मेकर नहीं होते हैं। सी सेट का जो पेपर होता है उसके अंदर कुछ मिनिमम नंबर ले आओ, दैट इज़ सफिशिएंट। हाँ, ऐसा है कि सी सेट वाले पेपर में वो जो मिनिमम नंबर होते हैं 35 से 40% जो भी उन्होंने डिसाइड कर रखे, वो अगर आप नहीं लाते हैं तो पहले पेपर जनरल स्टडीज़ में चाहे से आप कट ऑफ से कितने भी ऊपर मार्क्स ले आओ तो फिर आप आगे नहीं जा सकते हैं।
अब पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का जो होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या पूछा जाता है, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी जिसको आप सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र बोलते हैं, और करंट अफेयर नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की जो भी होती है, ये सब पूछा जाता है जनरल स्टडीज़ में। डिग्री लेवल तक का यानी ग्रेजुएशन लेवल तक का इसमें पूछा जाता है। तो दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर होता है पहला पेपर। तो इसके अंदर अच्छा खासा आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि डिग्री लेवल तक के सारे जितने भी ये सब्जेक्ट्स है इनसे रिलेटेड MCQs पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिए, दोनों 200 नंबर के पेपर होते हैं। जो दूसरा पेपर CSET का होता है, इसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ मिनिमम नंबर 200 में से जैसे 35 से 40% यानी 70-80 जो भी होते हैं वो अगर ले आओगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगले स्टेज मेन में जाने के लिए आपको जनरल स्टडीज़ में जितने हो सकते हैं उतने अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करना चाहिए। 200 में से आई थिंक 100, 110, 120 अलग अलग ईयर के अंदर क्या होता है, जितना जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल होता है उसके हिसाब से कट ऑफ वगैरह जाता है। डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है फाइनल, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये बात की हमने प्री एग्ज़ाम क्या होता है और इसके 2 पेपर कौन कौन से होते हैं। अब हम जो आगे का मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि इनका मार्किंग पैटर्न क्या होता है, किस बेसिस पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, कितने नंबर का टोटल एग्जामिनेशन होता है। देखो मैंने पहले बताया कि जो प्री एग्ज़ाम होता है वो केवल मेन एग्ज़ाम में पहुंचने के लिए होता है। फिर प्री एग्ज़ाम के मार्क्स जो होते हैं ना यहीं तक के लिए होते हैं, मेन एग्ज़ाम में पहुँचने के लिए। आगे आपके वो मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होते हैं। जो मार्क्स सिलेक्शन के लिए काउंट होते हैं वो होते हैं मेन एग्जामिनेशन के एंड योर इंटरव्यू के। ठीक है, मेन एग्जामिनेशन के मार्क्स काउंट होते हैं और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होते हैं। मेन एग्जामिनेशन में टोटल 9 सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। हर पेपर 3 घंटे का होता है। 9 सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 3 घंटे का एक पेपर होता है। एक दिन में 2 पेपर तक भी होते हैं। ठीक है, अब इन 9 पेपर्स के बारे में बात करते हैं कि कितने कितने नंबर के होते हैं और कौन कौन सा ये पेपर होता है। देखो पेपर 1 और पेपर 2 ये 2 पेपर जो होते हैं ना, ये अगेन जो होता है ना क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं। इनके मार्क्स जो होते हैं ना वो सिलेक्शन में ऐड नहीं होते हैं, लेकिन इनमें कुछ मिनिमम नंबर आपको लाना जरूरी होता है, विच कैन शो कि हाँ आपको इन पेपर्स में जो पूछा गया उसका थोड़ा बहुत नॉलेज है, बस इतना ही चेक करते हैं। तो पेपर 1 जो होता है वो आपका हिंदी की लैंग्वेज का नॉलेज लेवल चेक करने के लिए होता है। जो लोग हिंदी बैकग्राउंड से नहीं है और जैसे साउथ से है, उड़ीसा से है, आसाम से है, तो उनकी रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी पेपर होता है। ठीक है, तो वो उस लैंग्वेज के पेपर को दे सकते हैं। और पेपर 2 इंग्लिश का पेपर होता है। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है इनमें आपका लैंग्वेज जो होता है उस पर कमांड कितनी है वो सब कुछ चेक किया जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर थोड़ा डाउनलोड वगैरह करके देख लीजिए। जो 9, 10, 11, 12 में जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं, ग्रामर वगैरह पढ़ते हैं, जो हम ऐसे लिखते हैं, प्रिसाइज लिखते हैं, ये सब कुछ चीज़ें ही पूछी जाती है। ठीक है, और इनके जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। कुछ मिनिमम मार्क्स आपको लाना ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बाकी पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 में उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, वो लाइटली ले लेते हैं, बिना पढ़े चले जाते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 में उनके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उतने नहीं आ पाते और उनका फाइनल सिलेक्शन अटक जाता है। तो थोड़ा सा इसका भी प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है। अब अगले चलते पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5। ये 3 पेपर जो होते हैं जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं। तीनों पेपर 250 नंबर के होते हैं, यानी 750 नंबर के 3 पेपर होते हैं जिन्हें जनरल स्टडीज़ बोलते हैं। जैसे हमने प्री में बात की थी, जनरल स्टडीज़ के अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ चीज़ें पूछी जाती है। प्री में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और मेन के अंदर क्या होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पेपर्स होते हैं। आप सिलेबस थोड़ा डाउनलोड करके देख सकते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों पेपरों में ये जो मैंने जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स बताए हैं उनको किस किस तरीके से डिवाइड कर रखा है। तो 3 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, 250 ईच यानी 750 नंबर का हो गया। जो अगला पेपर होता है पेपर 6 वो होता है एथिक्स यानी नैतिकता। तो इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह के डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं कि मान लीजिए आप एक ज़िले के अंदर कलेक्टर हो, इस तरह की परिस्थिति आती है, दुविधा की कोई स्थिति होती है, कन्फ्यूजन की कोई स्थिति होती है और आपको क्या होता है एक डिसीजन लेना होता है। तो आपको अपनी पूरी अप्रोच बतानी होती है कि उस परिस्थिति में आप डिसीजन कैसे लोगे। अल्टीमेटली ये चेक करते हैं आपके कैरेक्टर को, आपकी जो वर्चूज़ को, ये सब कुछ चेक करते हैं कि आपके
गुणों को चेक करते हैं। इस पेपर के थ्रू ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि आप में एक सिविल सर्वेंट बनने की क्वालिटी है या नहीं है, आप उस तरीके से सोच पाते हो या नहीं सोच पाते हो, आपका कैरेक्टर जो है वो सही है नहीं है, आप इंटीग्रिटी के इंसान हो या नहीं हो। तो नैतिकता से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इसका भी सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी 250 नंबर का पेपर होता है। देन पेपर 7 एसे, हिंदी में भी लिख सकते हो आप, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जो भी आपका मीडियम है। ऐसे के अंदर 2 ऐसे लिखवाए जाते हैं, 250 नंबर का ये पेपर होता है। तो बहुत सारे 4-5 टॉपिक दिए जाते हैं अलग अलग फील्ड से। आप कोई भी अपनी जो इच्छा होती है 2 कोई भी टॉपिक्स पे ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो आपकी जो राइटिंग एबिलिटी है उनको चेक करता है, या कोई टॉपिक दिया हुआ तो उस पर आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप कितना वाइड सोच पाते हो, कितने अलग अलग एंगल सोच पाते हो, है ना। और ये सब कुछ चेक करता है कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है और कितना आप ढंग से लिख पाते हो किसी भी टॉपिक पे, कैसे आप अपने थॉट्स को कन्वे कर सकते हो, है ना। अलग अलग पहलू जो होते हैं एक टॉपिक से रिलेटेड वो सब आपको लिखने होते हैं। तो ऐसे का पेपर 250 नंबर का होता है। इसके बाद पेपर 8 और पेपर 9 जो होता है वो ऑप्शनल पेपर होता है। एक ऑप्शनल पेपर आपको चूज करना होता है। ठीक है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, उसके 2 पेपर होते हैं। अराउंड 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऑप्शन होते हैं। कोई भी कैंडिडेट होता है उसको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है। इन 26 के अंदर से 26 ऑप्शंस में से कोई भी एक आप ले सकते हो और उसके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक पेपर 250 नंबर का होता है, तो टोटल हो गए 500 मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ हमने देखे कि ये जो टोटल 9 पेपर होते हैं उसमें पेपर 1 और पेपर 2 का तो कुछ काउंट नहीं होता है। बाकी की जो 7 पेपर होते हैं, एक पेपर 250 नंबर का होता है, तो 7 पेपर हो गए आपके 1750 मार्क्स के। उसके बाद जो लोग मेन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, मेन एग्ज़ाम की कट ऑफ को क्रॉस करते हैं, उनको इंटरव्यू में भेजा जाता है। वो इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का, 275 मार्क्स का। तो टोटल जो होता है ना मेन प्लस इंटरव्यू, ये हो गया 2025 मार्क्स का। इसके अंदर से इसमें से 2025 में से जिनके कुल मिला के जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे मेरिट बनाई जाती है। और हर साल जितनी वैकेंसीज आई जाती है, वैकेंसीज जो होती है उसके हिसाब से फाइनल डिक्लेरेशन होता है रिजल्ट का। तो आप समझ गए होंगे कि 2025 मार्क्स का ये टोटल एग्जामिनेशन होता है। उसमें मेन एग्जाम 1750 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू जो होता है वो 275 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी ऑप्शनल सब्जेक्ट की, क्योंकि जनरल स्टडीज़ की बात कर चुके हैं हम कि उसके 3 पेपर होते हैं। एक एसे का पेपर होता है, एक एथिक्स का पेपर होता है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट एक चूज करना पड़ता है आपको। उसके 2 पेपर हो सकते, 2 पेपर होते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टोटल 26 ऑप्शंस एक कैंडिडेट के पास होता है। इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट वो सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर मान लीजिए कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप ज्योग्राफी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। आपको हिस्ट्री लेना चाहते हो, हिस्ट्री ले सकते हो, लॉ लेना चाहते हो, लॉ ले सकते हो। ठीक है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप ज्योग्राफी लेना चाहते हो, आप ले लो। यहाँ पे 26 सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट पे कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहे जिसमें ग्रेजुएशन की है, आपकी मर्जी हो वो सब्जेक्ट आप ले सकते हो। उसके 2 पेपर आपको देना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखा जाता है जनरली जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो तो क्या करते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट ही लेते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कॉमर्स वाले क्या करते हैं, कई बार कॉमर्स का सब्जेक्ट भी होता है जो कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स ले लेते हैं। इसके अलावा फिर अगर इन दोनों में से नहीं लेना होता है तो उनको आर्ट्स बैकग्राउंड के कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं। साइंस वाले क्या करते हैं, जिन्होंने बीटेक वगैरह की है, स्पेशली आईआईटी वगैरह से अगर उन्होंने की है या बड़े बड़े अच्छे कॉलेजेस से की है, तो मैथ्स ले लेते हैं या अपना सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लेते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग होते हैं थोड़े सब्जेक्ट्स। इसके अलावा अगर किसी ने एमबीए वगैरह किया है तो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट ले लेता है, मेडिकल किया है तो मेडिकल साइंस ले लेता है। कुल मिला के बहुत सारे ऑप्शन है। कई बच्चे जो होते हैं लिटरेचर भी लेते हैं। तो कोई भी ग्रेजुएशन आपने की हो, आपकी इच्छा हो वो सब्जेक्ट ले सकते हो। आपने हो सकता है वो सब्जेक्ट पहले पढ़ा हुआ हो तो भी ले सकते हो, आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो भी ले सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि किस सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो, किस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यू कैन टेक एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट यू वांट, डिग्री डज नॉट मैटर। तो वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इंजीनियर, मेडिकल, कॉमर्स के ग्रेजुएट भी आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं। कोई भी बंदा लिटरेचर का सब्जेक्ट ले सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस देख लीजिए और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आफ्टर डिस्कशन विथ योर मेंटर, योर फ्रेंड्स, ठीक है, जो भी आपको प्रॉपरली गाइड कर सके, आप अपना कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब
थोड़े स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं लेटेस्ट। देखो मैंने ये बताया कि 2025 नंबर का ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अभी जो 2018 में जो टॉपर थे कनिष्क कटारिया, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, जो कि आईआईटी बॉम्बे से थे, उनके जो है कितने 1121 टोटल मार्क्स आए हैं, दैट इज़ 55.35%। ठीक है, यानी कि 55% मार्क्स आए हैं टॉपर के। ठीक है, 1121, इसमें से 942 इनके मेन में आए हैं और 179 आए हैं इनके जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर। यहाँ पे 10.6 लाख कैंडिडेट्स ने प्री के लिए अप्लाई किया था और उसमें लगभग 4.93 लाख कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर हुए हैं। जो अपीयर हुए हैं लगभग जो 4.93 लाख हैं, उनमें से 10,463 ने मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया। तो ये जो 10,463 बंदे हैं ना, दीज आर द सीरियस कैंडिडेट्स। मेन एग्जाम में जो पहुंचते हैं ना, लगभग वो सब सीरियस कैंडिडेट होते हैं। इनके बीच में सच में कंपटीशन होता है। मेन एग्जाम के बाद 1994 जो है इनको इंटरव्यू के लिए कॉल आया था और 759 कैंडिडेट्स है वो फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। तो हर साल थोड़ी वैकेंसी भी अप एंड डाउन रहती है, कभी 700-800 होती है, कभी 1000 से ऊपर आती है। तो थोड़ा सा जो होता है ना, फिर कितने लोगों को मेन में बुलाते हैं, कितने लोगों को इंटरव्यू में बुलाते हैं, डिपेंडिंग ऑन टोटल वैकेंसीज भी वेरी करता रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले यू कैन गिव दिस एग्जामिनेशन आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, या आप फाइनल ईयर के अंदर आप दे सकते हो अपना कॉलेज के अंदर। शर्त यह है कि जिस साल आप दे रहे हो उस साल 1 अगस्त को आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले तो आप नहीं दे सकते। आप या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तब दोगे, या आप फाइनल ईयर के अंदर दे सकते हो अगर आप एज का क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप स्कूल में हो या कॉलेज के अंदर हो तो बहुत ऐसा ना जल्दी नहीं करनी है, आप दे तो बाद में ही पाओगे इस एग्जामिनेशन को। एनी ग्रेजुएट कैन गिव दिस एग्जामिनेशन। बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को जो 10वीं के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं साइंस में या कॉमर्स में, लेकिन उनको लगता है आगे जाके आईएएस बनना है तो मुझे तो आर्ट्स लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि आर्ट्स में ग्रेजुएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी ग्रेजुएट हो, बीटेक हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, MBBS हो, CA हो, कोई भी इस एग्जामिनेशन को दे सकता है। और इवन कोई मिनिमम परसेंटेज भी ये ग्रेजुएशन में या 12th में नहीं मांगते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आफ्टर 10th जब आपको 11th में कोई सब्जेक्ट चूज करना होता है तो आप हमेशा अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लो। ये मत सोचो कि मुझे बाद में जाके आईएएस बनना है इसलिए मैं आर्ट्स ले लेता हूँ। ठीक है, आपको अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो 11th में साइंस लीजिए, मैथ्स में इंटरेस्ट है मैथ्स लीजिए, बायो लेना है बायो लीजिए, कॉमर्स में इंटरेस्ट तो कॉमर्स लीजिए। आर्ट्स तभी लीजिए जब आपका आर्ट्स में एज ए सब्जेक्ट भी इंटरेस्ट है कि अगर आईएएस को हटा भी दिया जाए तो मैं 11th-12th में आर्ट्स को मन से अगर पढ़ूंगा और 11th-12th के बाद कॉलेज के अंदर मैं आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहता हूं तो ही आर्ट्स सब्जेक्ट ले। ठीक है, तो ऐसा ना सोचिए कि दिस एग्जाम रिक्वायर्स आर्ट्स डिग्री। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक डिग्री ऑफ योर ओन इंटरेस्ट विच कैन गिव यू मैनी कैरियर ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। देखो, आप अपने मन की डिग्री करोगे ना, अपने मन का सब्जेक्ट लोगे, इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लोगे, तो आपके चांसेस होंगे कि 12th के बाद आप जो है प्रॉपरली जो है अच्छे कॉलेज के अंदर जाओगे अपने इंटरेस्ट के में, तो वहाँ पे आपके पास और जॉब के, हायर स्टडीज़ के भी बढ़िया कैरियर ऑप्शंस होंगे। तो केवल आईएएस बनना है इसलिए आर्ट्स सब्जेक्ट मत ले लेना। अपने कॉलेज में और स्कूल के अंदर भी अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट से बढ़िया पढ़ाई करो। ठीक है, तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्कूल, कॉलेज, हेल्थ, हॉबीज एंड देन यूटिलाइज योर फ्री टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे तो आईएएस की तैयारी करनी है तो अब स्कूल पे क्यों ध्यान दूँ, स्कूल पे ध्यान नहीं देना, मुझे तो आईएएस की तैयारी करनी है, या कॉलेज पे ध्यान नहीं देना तो कॉलेज की पढ़ाई को इग्नोर करने लग जाते हैं, स्कूल की पढ़ाई को इग्नोर करने लग जाते हैं। दोस्त, ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत टाइम होता है, फ्री टाइम को यूटिलाइज करना है। बाकी स्कूल इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, कॉलेज इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है, अपनी हॉबीज़ का भी ध्यान देना है, इनको सेक्रीफाई नहीं करना है। अगर सच में आप ड्रीम देखते हो आईएएस बनने का तो जब जब भी फ्री टाइम मिलता है, रोज़ 1-2 घंटे मिल गए या सैटरडे संडे मिल गया, या आपको कब टाइम मिलता है, वेकेशंस होता है, तब आप थोड़ा सा यूटिलाइज करो आईएएस की तैयारी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको क्लियर है। अब कैसे आप जो है अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं आईएएस की तैयारी के लिए स्कूल या कॉलेज के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 6 से क्लास 10 के अंदर जो बच्चे हैं वो किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो दोस्त,
सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो जनरल स्टडीज़ मैंने बताया कि जो प्री में भी पूछा जाता है और मेन के अंदर भी इसके 3 पेपर्स होते हैं, इसकी आपको जब तैयारी स्टार्ट करोगे ना, अगर कोई भी कैंडिडेट तैयारी स्टार्ट करता है, जब भी तैयारी स्टार्ट करता है, तो उसको क्लास 6 से क्लास 10th की NCERT जो भी मतलब साइंस की हो या आर्ट्स की हो, जो भी है, इकोनॉमिक्स की हो, NCERT क्लास 6 से क्लास 10 तक की पढ़नी ही पड़ती है। तो अगर आप ऑलरेडी क्लास 6 से क्लास 10 के अंदर हो तो अपने जितने भी सब्जेक्ट की किताबें हैं ना, उनको प्रॉपरली पढ़ाई कीजिए एंड बिल्ड ए सॉलिड फाउंडेशन। तो आप जनरल स्टडीज़ में ऑलरेडी आपकी बहुत अच्छी फाउंडेशन स्कूल के टाइम में ही बन जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं ना, वो 6ठी से 10वीं क्लास के बीच में ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर जब बाद में उनको तैयारी करनी पड़ती है तो ये 6ठी से 10वीं की किताबें वापस से पढ़नी पड़ती है। तो अगर आपका अभी से क्लियर है ड्रीम IAS बनना है, तो ये जो 6 to 10th की जो आपकी जितनी भी किताबें हैं NCERT की या जिस बोर्ड और से बिलोंग करते हैं, उनको बिल्कुल ढंग से पढ़िए, समझ के पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्ट हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर डेली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स हैपनिंग। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। जनरल स्टडीज़ में करंट अफेयर्स बहुत आते हैं, इसके अलावा मेन के अंदर भी न्यूज़पेपर्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं ना इधर उधर की, नेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल इशू, जो भी हो रहा होता है पॉलिटिक्स के अंदर, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा, एक तो देखिए आपका नॉलेज बिल्ड होता है, वो जनरल स्टडीज़ की आपकी तैयारी अभी से होने लगेगी, आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ने लगेगी, आपका नॉलेज लेवल थोड़ा बिल्ड होने लगेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़िए, ये आपको जनरल स्टडीज़ में हेल्प करेगा, इंटरव्यू वगैरह में हेल्प करेगा, एसेज वगैरह में हेल्प करेगा। थर्ड है पार्टिसिपेट इन राइटिंग एंड डिबेट कंपटीशन। स्कूल के अंदर बहुत सारे राइटिंग के कंपटीशंस होते हैं, डिबेट कंपटीशंस होते हैं, तो इनमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी, आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी। राइटिंग कंपटीशंस में जाओगे तो ऐसे वगैरह की तैयारी होगा। इसके लिए जो UPSC होता है ना, इसमें मेन एग्जाम में आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो जितने बढ़िया आंसर लिख पाएगा उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो पार्टिसिपेट इन राइटिंग एंड डिबेट कॉम्पिटिशन, इट विल रियली हेल्प यू इन UPSC प्रिपरेशन। और अगर आप कोई अच्छे राइटिंग एंड डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जीतते हो, तो जब अपना फॉर्म भरते हो आप अपना जब UPSC के लिए, तो उसमें भी आप मेंशन कर सकते हो। इंटरव्यू वगैरह में जब जाते हो तो आप मेंशन कर सकते हो कि मैंने ये कॉम्पिटिशन्स में जीता है, ठीक है। चौथा है टेक लैंग्वेज पेपर सीरियसली। जब आप 6, 7, 8, 9, 10th के अंदर हो, तो जो भी आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ग्रामर वगैरह पढ़ाई जाती है, और भी जो हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, उनको थोड़ा सीरियसली लीजिए। तो जो आपका मेन एग्ज़ाम के अंदर 2 पेपर होते हैं हिंदी और इंग्लिश के, उसकी अपने आप तैयारी हो जाएगी, तो बाद में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। तो क्लास 6 से क्लास 10th के लिए मैंने आपको बता दिया है कि अपनी किताबें जो भी हैं ना, आप जिस भी क्लास में, उनको ढंग से पढ़िए। तो इससे एक तो आपके जो जिस क्लास में उसमें मार्क्स अच्छे आएंगे, और एक आपकी जनरल स्टडीज़ के लिए फाउंडेशन अच्छी हो जाएगी। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, राइटिंग एंड डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कीजिए, और अपने लैंग्वेज पेपर को सीरियसली लीजिए। अगर आप 11th एंड 12th में हैं, तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 11th एंड 12th के अंदर क्या होता है, 11th में आपको अपना वैसे भी नया सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, ठीक है। वो साइंस हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है। तो आप पे ऑलरेडी जब 10 से 11th में आते हो ना, तो ऑलरेडी थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है पढ़ाई का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है ना, उसकी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो, अपनी स्कूल की पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो। उसके बाद समय अगर हमारे पास बचेगा ना, तो हमें IAS की तैयारी करना है। तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्कूल स्टडीज एंड प्रिपेयर टू गेट बेस्ट कॉलेज इन वॉट एवर यू विश टू डू। और जो 11th और 12th के बाद आपको जो भी करना है, मान लो आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो 11th और 12th के अंदर बढ़िया तैयारी करो कि आपको जो टॉप कॉलेजेस है वो मिल पाए। CA करना है तो उसकी तैयारी कीजिए, अगर आपको लॉयर बनना है तो क्लेट की तैयारी कीजिए। इसके अलावा जो भी करना है ना आपको 11th एंड 12th के बाद, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में जाने का टारगेट रखिए। लेकिन उसके लिए आपको 11th और 12th में अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। तो आपकी सबसे पहले स्कूल की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, अगर आप आर्ट्स के ऑलरेडी स्टूडेंट है, तो आपको क्या होगा कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए आपको, क्योंकि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट जनरल स्टडीज़ में हेल्प करते हैं, तो आर्ट्स के सब्जेक्ट को आप थोड़ा ढंग से पढ़ सकते हो। ऑलरेडी जो थर्ड पॉइंट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर्स को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ें चल रही है हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में, नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल लेवल पे, साइंस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है। इनसे रिलेटेड जनरल स्टडीज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड टेक लैंग्वेज पेपर सीरियसली।
अब हाउ टू यूटिलाइज फ्री टाइम, कॉलेज स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। अगेन आई वुड से सबसे पहले अपने कॉलेज की पढ़ाई पे ध्यान दो। जो भी कोर्स आप करने गए हो कॉलेज में, ऐसा नहीं उसको आप साइड लाइन कर दो, उसमें आप ध्यान ना दो, वहाँ पे आपको सबसे पहले अच्छे करना है, ठीक है। जो बचा हुआ टाइम होगा ना उसको हम यूटिलाइज करेंगे। सेकंड, जो भी आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है उसे कंटिन्यू रखिए, लेकिन अब थोड़ा सा नॉलेज लेवल जो है ना वो थोड़ा अच्छा बिल्ड करना है। जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो चीज़ें हो रही है उनको थोड़ा ढंग से समझना है, ठीक है। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स वगैरह के साथ में आप क्या कर सकते हो, जो भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह है जिन पे डिबेट्स वगैरह होती है, जैसे राज्यसभा चैनल है, वो आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा ना नॉलेज अच्छे लेवल का बिल्ड करने पर ध्यान दीजिए। कॉलेज में भी राइटिंग एंड डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इनमें पार्टिसिपेट कीजिए, तो ये आपको ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, इंटरव्यू वगैरह में हेल्प करेगा। कॉलेज में अगर हैं और आपने स्कूल के अंदर अगर आईएएस की तैयारी वगैरह के बारे में नहीं सोचा था और पढ़ाई नहीं की है, तो क्लास 6 से क्लास 10 की एनसीईआरटी तो सारी पढ़नी ही है आपको, ठीक है। उसके बाद 11th और 12th की जो आर्ट्स से रिलेटेड एनसीईआरटी की बुक्स है वो थोड़ी आपको पढ़नी पड़ेगी। जब एक बार आप एनसीईआरटी की किताबों 6ठी से 10वीं और 11वीं 12वीं की आप पढ़ लो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि कुछ जनरल स्टडीज़ की कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की किताब है, ज्योग्राफी की माजिद हुसैन की किताब है, तो वो सब आप थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। एक बार एनसीईआरटी जब आपका ख़त्म हो जाए, फ्री टाइम में करना है। जो भी किताबें हैं ना जनरल स्टडीज़ की, उन कौन कौन सी किताबें हैं उनके बारे में एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी किताबें आपको एनसीईआरटी किताबें कंप्लीट होने के बाद पढ़ाई करनी है। अगला क्या करना है कि मान लो आप कोई ऐसी डिग्री कर रहे हो, आप कर रहे हो कि कॉमर्स में डिग्री ले रहे हो और आप सोचते हो कि आपको कॉमर्स के अंदर ही ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप सोचते हो इलेक्ट्रिकल करना है। सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप सोचते हो सिविल लेना है। आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, आप सोचते हो सोशियोलॉजी ही एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। तो अगर आप ऐसी कोई डिग्री कर रहे हो और आपको लगता है कि मैं जो डिग्री ले रहा हूँ उसी का कोई सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लूँगा, तो तभी से जो है ना उसको यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से तैयार करो। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, उसके हिसाब से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी कॉलेज के साथ ही अगर वो सब्जेक्ट को आप यूपीएससी के हिसाब से प्रिपरेशन करोगे तो आपका ऑप्शनल भी जो है ढंग से कॉलेज के साथ ही तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई दूसरा है जो आपके अभी डिग्री वगैरह में नहीं पढ़ाई कर रहे हो आप, तो आप उसके लिए बाद में कोचिंग वगैरह ले सकते हो, या बाद में जब सब आप जनरल स्टडीज़ वगैरह प्रिपेयर कर लो उसके बाद में ये तैयार कर सकते हो जब आपके पास फ्री टाइम हो, ठीक है। इसके बाद जब ये सब कुछ हो जाए कि आपने एनसीईआरटी भी पढ़ ली है, स्टैंडर्ड किताबें भी आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, इनसाइट्स ऑन इंडिया, आईएएस बाबा, मृणाल, अनअकैडमी, इन प्लेटफॉर्म्स को आप जो है थोड़ा सा वीडियोस देखने के लिए या कुछ आर्टिकल्स पढ़ने के लिए या अपने नॉलेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो। इन पे आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी बहुत सारे लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े होते हैं, तो कोई आपको गाइडेंस चाहिए, कोई डिस्कशंस करना है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो इन प्लेटफॉर्म से आप कॉलेज के टाइम में जुड़ सकते हो। ध्यान रखें कि थोड़ा लिमिटेड वे में ही यूज करें, अपने कॉलेज की पढ़ाई इम्पैक्ट ना हो। अभी कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, इनको किन किन चीज़ों के लिए यूज कर सकते हो, इस पर भी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 8वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉलेज के स्टूडेंट के लिए कि एक यूपीएससी का सिलेबस तो हमेशा अपने पास रखो, उसे अपने रूम में जहाँ पे भी आप रहते हो ना चिपका दो। तो इससे आपको हेल्प क्या होगी, आपको हमेशा समझ में आता रहेगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है। जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये यूपीएससी के सिलेबस रिलेटेड है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये यूपीएससी के सिलेबस रिलेटेड है। तो आपको थोड़ा सा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसमें भी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताए हैं इन पे आप टॉपर्स की स्ट्रेटजी चेक कर सकते हो। आपने जो ऑप्शनल पेपर लिया है वो ऑलरेडी कोई ऐसा टॉपर है जो उस ऑप्शनल को लेकर टॉप कर चुका है, तो उनकी स्ट्रेटजी चेक कीजिए, फिर आप उनके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो सीसेट का पेपर होता है, जिसमें प्री के अंदर जो सीसेट का पेपर होता है जिसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग ये पूछी जाती हैं, इनके लिए भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं आपकी तैयारी ना हो और प्री में ही आपको शौक लग जाए, आप सीसेट में ही रह जाओ।
ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें कि अगर मान लीजिए आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आपका ड्रीम है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे आईआरएस ऑफिसर बनना है, और मैं अभी से थोड़ा सा अपना टाइम जो भी स्कूल कॉलेज के साथ जो भी फ्री टाइम मिलता है उसे मैं आईएएस की प्रिपरेशन के लिए डिवोट करना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसे पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। ज़रूरत हुई तो हम आपसे 1-to-1 बात भी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के और जो वीडियोज़ आते रहते हैं उनके रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।